हमाद, ये क्या है, असल मामला क्या है, स्टोरी अंदर की क्या, आप मुझे बताएं। ये अथॉरिटी बनाने में दिक्कत आ रही है और ये इतना इम्पोर्टेंट हमारी इक़्तिसादियात का ये मामला है, तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से जो हमारी कमी है, कमज़ोरी है। और ये हम देख रहे हैं कि जेम एंड ज्वेलरी के हवाले से जो हम देखते हैं कि वो एक माज़त खां लहजा मुझे तो ज़ाती तौर पर लगता है हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारी हुकूमतों का हो। आपके ख़्याल में कहाँ गलती है, क्या करने की ज़रूरत है? सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि इस मुल्क को बहुत सारे वसाइल दिए गए हैं, बहुत सारे ज़खायर दिए गए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन ज़खायर के होते हुए, ये बात दुरुस्त भी है कि ज़खायर भी हैं हमारे पास। आप देखें एमरल्ड के, रूबी के, सफ़ायर के, सवात के इलाके में देखें माइंस हैं, गिलगित बल्तिस्तान में देखें, बलूचिस्तान में देखें, लेकिन इन वसाइल के होते हुए, इन ज़खायर के होते हुए हम इसके ऊपर कोई, जैसा आपने कहा, माजत खाना रवैया अपनाए रखते हैं, कोई सस्टेनेबल इंडस्ट्री इसके ऊपर खड़ी नहीं कर पाए। इसकी वजह की तरफ जैसे आपका सवाल है कि इसकी वजह क्या है, तो कोई एक चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर उंगली रखी जा सके कि किस वजह से हम लोग इस चीज में आगे नहीं जा सके। बहुत से महरकात हैं, वो आपस में मिलकर इस तरीके से काम करते हैं कि हमारे बिजनेस सेक्टर को सपोर्ट करने की बजाय सैबोटाज करते हैं, जिसमें हमारी अपनी पोर गवर्नेंस भी आ जाती है, हमारे ट्रेड रेगुलेशंस आ जाते हैं, हमारी पोर डॉक्यूमेंटेशन बिजनेसेस की आ जाती है, फॉरेन एक्सचेंज हमारी अनप्रेडिक्टेबल रही है। जब तक हम इन तमाम चीजों को और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक हमें वो जो जिस चीज की उम्मीद दिलाई जाती है, जिस नतीजे की उम्मीद दिलाई जाती है, वो नतीजा नहीं आ सकेगा। तो इसका मतलब है हमारे, इसको हम माजत के साथ इससे हम इस तरह समझें कि ये हुकूमतों की तरजीहात में नहीं है। अभी हमारे हिंदुस्तान को देख लें, बैक अपना हमारे हमसाये में, वो जेम्स ज्वेलरी के हवाले से बिलियन ऑफ डॉलर उनकी एक्सपोर्ट है। उन्होंने इंडस्ट्री को दर्जा देने के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और जिस तरह आप बता रहे हैं, रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ हमारे पास है। मेरा ख्याल है तरजीहात नहीं है, या ये कि कोई पॉलिसी लेवल पे आपको लगता है कि कमज़ोरी है? सर देखिए, जब एक बार रील इन्वेंट हो गया है तो उसको री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी तरजीहात वाकई में ये है तो हमें ओवरऑल देखना चाहिए, बाकी दुनिया में ग्लोबल ट्रेंड्स देखने चाहिए कि उन्होंने कैसे अपने इस रिसोर्स को एक ट्रेडेबल कमोडिटी बना दिया है, कैसे खड़ा कर दिया है, क्या उन्होंने कोई ऐसी बॉडीज बनाई है या नहीं बनाई। तो इस सिलसिले में जैसे आपने एक भारत का नाम लिया, इसके अलावा थाईलैंड का नाम मेरे ज़हन में आता है, श्रीलंका का आता है, यूएई का आता है। वहां पर ऐसे मॉडल्स हैं कि उन्होंने अपने सेक्टर को बहुत डेवलप कर दिया है। जब आप उन मॉडल्स को पढ़ते हैं तो उनके अंदर कुछ चीजें, कुछ कदरें मुश्तरक सामने आती हैं कि उन्होंने अपनी सबसे पहले तो फॉरेक्स रिजीम को प्रेडिक्टेबल तौर पे मैनेज किया, फिर उन्होंने अपने क्लियर स्टैंडर्ड्स जेम्स के सिलसिले में बनाया, उसके बाद उन्होंने ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बनाए कि वो सर्टिफाई करती हैं उस प्रोडक्ट को कि वो उस क्वालिटी का है या नहीं, और ना होने में उन्होंने एक बेहतर वारंटी सिस्टम दिया। ये तमाम चीजें हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि ये इंडस्ट्री अभी तक इनफॉर्मली तो काम कर रही है, और क्योंकि इंडस्ट्री इनफॉर्मली काम कर रही है इसलिए कंज्यूमर का, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का, कंज्यूमर का अभी तक ट्रस्ट गेन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हम अपना पोटेंशियल नहीं पहुंच सके। हम अभी भी, हमारी इंडस्ट्री अंडर वैल्यूड है। अगर मैं खास तौर पर कानूनी और आईनी नुक्ता नजर से भी इस सिलसिले में बात करूं तो आप देखिए, माइनिंग एंड मिनरल्स का जो बात है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट में आता है। इसी तरीके से ट्रेड और कस्टम्स जो है वो फेडरल डोमेन में आते हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल जो है वो स्टेट बैंक के जुमरे में आते हैं। ऐसे में अगर हम एक चौथी बॉडी लेके आ रहे हैं तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हमें मदद के साथ मरकज को ये जो अब सूबाई सब्जेक्ट बन गया है माइंस एंड मिनरल वाला, आपने देखा कि जिस सब बात हो रही थी, अमेरिका के साथ भी बात, सारी दुनिया के साथ रेगो डेको और हवालों से आ रहा था कि जी गोल्ड है, सोना है, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि ये भी अब सूबा जो टफ टाइम दे रहा है? केपी में आप देखते हैं वो कह रहे थे कि जी बड़ा वाज़े तौर पे बानी पीटीआई ने इशारे दिए कि नहीं, इस पे काम नहीं करने देना, को मरकज़ के साथ तावन नहीं करना। वो भी आप समझते हैं कोई एलिमेंट है मिसिंग जो इसकी तजारत को बढ़ाने में नाकामी हमें हो रही है? सर, हमें अपना दुश्मन कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कि कौन हमें रोक रहा है, कौन हमें नहीं रोक रहा। हमारे अपने सिस्टम्स जो इन प्लेस हैं वो ऐसे हैं कि वो बहुत साइलोज में काम करते हैं, फ्रेगमेंटेड हैं। इस वक्त अगर हम जेमस्टोन्स की बात करें तो एक्सप्लोरेशन हो गई, एक्सट्रैक्शन हो गई, उनकी ट्रेडिंग हो गई, सर्टिफिकेशन हो गई, पेमेंट्स हो गई, उसमें इतनी फ्रेगमेंटेशन है और आपस में कोई डेटा शेयर नहीं किया जाता।
आप सीसीपी की रिपोर्ट इस सिलसिले में सामने रखिए तो वो कहते हैं कि जिस मार्केट में भी फ्रेगमेंटेशन आ जाती है उसको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है, और जहां पे मैनिपुलेशन आ जाती है वह कंज्यूमर डिस्ट्रस्ट आ जाएगा। अभी हमें बता रहे हैं कि एक पॉलिसी लेवल डिस्कशन किया जा रहा है, साथ बता रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट्स और रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी के एक्सपर्ट्स और बैंकिंग एंड फाइनेंस के एक्सपर्ट्स को बिठाया गया है, बुलाया गया है और उनसे पूछा गया है कि कैसी पॉलिसी बनाई जाए। मैं जिन एक्सपोर्टर्स के साथ काम करता हूं, जिनसे मेरी बात होती है, मुझे तो अभी तक कोई ऐसा एक्सपोर्टर नहीं मिला जिसको जो मुझे बता सके कि उसको इस पॉलिसी के इस वर्किंग ग्रुप में शामिल किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।